हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि एल आई और एल डी वेक्टर्स होते क्या हैं। ग्राफिकली अगर हम वेक्टर्स रिप्रेजेंट करें तो हम किस केस में बोलेंगे कि वो वेक्टर्स जो हैं वो एल आई है या फिर एल डी है, इन केस ऑफ टू वेक्टर्स एंड इन केस ऑफ थ्री और मोर वेक्टर्स। तो ये सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा था। अब भी हम क्या समझेंगे, ये तो देखो ग्राफिकली था, बट ऐसे हमें ग्राफ तो नहीं दिए होते ना हर वेक्टर के, कि कोई ना कोई वेक्टर दिया होगा आपको किसी एन डायमेंशन का, एंड वो पूछा होगा कि वो कुछ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए होंगे, एंड उनके उनके बीच का रिलेशन पूछा होगा कि ये जो वेक्टर है गिवन है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल होता कि 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 1 0, तो हमें पता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो ये दोनों तो हमेशा एल आई होंगे। तो वैसे ही हमें कोई भी वेक्टर्स दे सकते हैं किसी भी डायमेंशन का। तो अब जब कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड आएंगे ना तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें स्केल करके टर्म्स दी हुई हो सकती है, या फिर यहाँ पे हो सकती है, कहीं भी वेक्टर हो सकता है। तो उनके बीच में रिलेशन ग्राफिकली सोचना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिर्फ 3 डायमेंशन तक जा सकते हैं ना हम। 4 डायमेंशन उनको, 4 5 6 उनको ग्राफिकली कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक नहीं मतलब कुछ मेथड इंट्रोड्यूस किए, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि वो जो वेक्टर है उनके बीच का रिलेशन क्या है, कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट वेक्टर है या फिर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं लीनियरली। देखो एक मेथड तो सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन पे से जुड़ा है, कि एल आई और एल डी वेक्टर की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसकी डेफिनेशन मतलब थ्योरेटिकली जो डेफिनेशन होती है वो ऐसी होती है कि अगर हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को, यानी कि लेट्स सी, तो पहली है डेफिनेशन अप्रोच। कि डेफिनेशन अप्रोच से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो वेक्टर्स जो गिवन है हमें, वो एल आई है फिर या फिर एल डी है। तो डेफिनेशन अप्रोच क्या कहती है कि सपोज मानो कि हमारे पास एन डायमेंशन में वेक्टर है v1 v2 v3 एंड अप टू vn। ठीक है, एन वेक्टर्स है हमारे पास, और हम कैसे बताएंगे कि ये एन वेक्टर्स जो है वो एल आई है या एल डी है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम इन इन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख करके एंड उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। पहला स्टेप क्या है, इनका कोई ना कोई मान लो कि इनके स्केलर मल्टीपल होंगे इसके साथ, a1 a2 इसके साथ स्केल किया किसी रियल नंबर को सभी वेक्टर्स के साथ, एंड उनको ऐड कर दिया, दैट इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a3 v3 प्लस डैश 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 प्लस a एंड vn। ये a1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि v1 का कोएफिशिएंट, a2 रिप्रेजेंट कर रहा है v2 का कोएफिशिएंट। तो ऐसे करके हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा इन वेक्टर्स का, एंड इस लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर हम 0 पुट करते हैं, इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, देन ये हमने कंडीशन अप्लाई की, अगर ऐसा होता है तो देन, ठीक है, दिस सिंप्लाइज, अगर इस इक्वल टू 0 पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो अगर हमें जो a1 है, a2 a3 an, इन सब की वैल्यूज अगर 0 मिलती है, कि कहने का मतलब ये है कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 पुट करके अगर हमें ये पता चलता है कि इसके कोएफिशिएंट सारे 0 थे, तो इसका मतलब है कि ये 0 इक्वल्स टू 0 इन कोएफिशिएंट्स की वजह से आ रहा है, राइट। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि a1 a2 इनमें से कोई एक भी अगर 0 ना आए एंड दिस इज गेटिंग टू बी 0। अब देखो 0 कब आ सकता है, या तो ये सारी की सारी टर्म्स 0 हो, या इनके बीच में ऐसा रिलेशन हो कि वो कैंसिल आउट करके 0 आ सकता है, 2 -2 1 -1, ऐसे करके वो इनके कॉम्बिनेशन की वैल्यू 0 आएगी, बट वो खुद 0 नहीं होंगे सारे। तो केस 1 क्या था हमारे पास, पहला केस क्या बनता है, ऑल AIs आर इक्वल्स टू 0, है ना। एक ये केस बनता है, और दूसरा केस क्या बनता है,
at least one AI equals to 0. AI is not equals to 0, sorry. अब अगर सारे AI 0 है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 पुट करने पर सारे हमें पता चलता है कि सारे AIs ही 0 थे, इसकी वजह से ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है। मतलब कि ये वेक्टर्स जो सारे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये आपस में कैंसल आउट होके 0 नहीं आ रहे, ये कोएफिशिएंट्स की वजह से 0 आ रहे हैं। तो इसलिए ऑल AIs अगर 0 है तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, दैट ऑल VIs are independent linearly। मतलब सारे के सारे जो वेक्टर्स हमने लिए थे i इज इक्वल्स टू 1 to n, वो सारे इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर एटलीस्ट एक AI भी अगर 0 नहीं है, अगर एक भी AI अगर 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से एक भी AI अगर 0 नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये आपस में डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो करके 0 आ रहा है, तो वो आपस में डिपेंड कर रहे हैं। दैट्स वाई VIs आर डिपेंडेंट हियर लीनियरली। तो इसलिए जो ये वाले वेक्टर्स हैं अगर हमारे ऑल AIs आर 0 आ जाते हैं, देन दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड अगर ये वेक्टर्स हैं, उनके जो कोएफिशिएंट है वो एटलीस्ट एक भी कोएफिशिएंट अगर 0 नहीं आता है, मतलब एटलीस्ट वन कोएफिशिएंट is getting out to be not equals to 0, then we will say that these vectors are linearly dependent। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 पुट करो, एंड अगर सारे AIs अगर 0 आ जाए मतलब इंडिपेंडेंट है, और अगर वो डिपेंड होकर के कैंसिल आउट होकर के 0 आए तो वो डिपेंडेंट है। ऐसे याद रख लो ना कि वो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं जब वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये एक डेफिनेशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की, कि व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। चलो लिख ही देते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये डेफिनेशन है वैसे। By putting linear combination of vectors equals to 0, if we get all AIs equals to 0, सारे देखो सारे के सारे AIs 0 होने चाहिए, तब भी इंडिपेंडेंट होगा। लाइक लीनियर कॉम्बिनेशन इज A1 V1 प्लस A2 V2 if is equals to 0 and नहीं, टेक लेट, यहाँ पे लेट लो, इफ नहीं लो, यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 0 है। अब हम बोल रहे हैं, अब हम कंडीशन अप्लाइड कर रहे हैं, एंड इफ ऑल AIs इक्वल्स टू 0 देन VIs are linearly independent vectors। ठीक है, दिख रहा है क्या? ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, और वैसे ही लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। वही सेम कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है, लीनियर कॉम्बिनेशन को हम पहले 0 पुट कर रहे हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है, एंड फिर हम देख रहे हैं, एंड देन इफ
least there exist some ai equals to 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ai is equals to 0 for all i equals to 1 2 up to n, मतलब n तक के सारे ai's अगर 0 हों तो बोलेंगे, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं लाइक। और यहाँ पे इफ एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट सम ai जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, then vi's are said to be linearly dependent vector। ओके, ये डेफिनेशन है एक्चुअल में लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की। अब देखो इससे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं कि किन्हीं अब देखो ऐसे थोड़ी होता है कि, अब देखो ये डेफिनेशन भी उस डेफिनेशन से जुड़ी हुई है कि हम बोलते हैं ना कि अगर हम एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दैट वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। ये पढ़ा था ना हमने, तो यहाँ यहीं से ये आया है। पता है कैसे आया कि देखो ये सबसे मेन डेफिनेशन है, ये सबसे बेसिक है। इफ ऑल ai's आर इक्वल्स टू 0 देन लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर एटलीस्ट एक भी 0 नहीं आया तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब बाकी सारी डेफिनेशन यहीं से जुड़ी हुई है। लाइक हमने पढ़ा था ना, देखो यहाँ पढ़ा था कि 2 वेक्टर के केस में तो स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। 3 वेक्टर के केस में हमने ऐसा पढ़ा था ना कि अगर v1 को अगर हम v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकें, देन दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये पता है कैसे होगा था, ये यहाँ से आया था। अब देखो मानो कि अब हम कुछ भी लिखते हैं लाइक जैसे आप ये लिख रहे हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब x को एक साइड रखना है, बाकी इधर साइड ले जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ax इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई, एंड अब आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू माइनस बी वाई बाई ए, यही करोगे ना x की वैल्यू अगर लिखनी है तो। पर एक बात बताओ, ये आप कब कर सकते हो, लाइक ऐसे आप कब लिख सकते हो, इफ एंड ओनली इफ व्हेन a इज नॉट इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सीधा नहीं लिखते होते कि x इक्वल्स टू माइनस बी वाई बाई ए। क्यों, a को आप कैसे नीचे लेके गए, आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो फिर x की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, फिर हम ये टर्म लिख ही नहीं सकते, है ना। तो a का नॉन जीरो होना ज़रूरी है, फिर चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, पर 0 नहीं होनी चाहिए ना। 0 होगी तो फिर 0 अपॉन में किसी 1 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए जब भी हम इसको इधर लेकर के आते हैं, दूसरी साइड लेकर के आते हैं, तो डिवाइड में लेकर के आ रहे हैं, तो हमें मेक श्योर दैट डिवाइड में जो टर्म है वो 0 नहीं है। तो इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है दैट a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो वैसे ही सपोज मानो कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है a1v1 प्लस a2v2 प्लस डैश डैश प्लस an इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम v1 को रिप्रेजेंट करना चाहें इसी की तरह, तो हम क्या लिखेंगे, a1 माइनस a2v2 माइनस a3v3 माइनस डैश डैश माइनस an। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, v1 हम तभी रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना जब a1 है वो नॉट इक्वल्स टू 0, लाइक माइनस a2v2 बाई a1 माइनस a3 बाई a1 v3 माइनस डैश 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 माइनस an बाई a1 vn। दिस कैन बी रिटन इफ एंड ओनली इफ, ओ सॉरी दिखाई नहीं, this can only be written if and only if a1 is not
नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होनी इंपॉर्टेंट है ना। अगर A1 0 होगा तो फिर हम इसको ऐसे लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो यही हमने अभी पढ़ा था, ध्यान से देखो। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट AI इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कोई एक AI है वो 0 नहीं है। कहने का मतलब मान लो कि अगर A1 अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो A1 अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो हम V1 को ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि हम V1 को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो एक AI है, वो नॉट इक्वल्स टू 0 था, तभी कर पा रहे हैं। तो हो गई ना, दोनों कंडीशन मैच हो गई कि या तो हम ये कह लें कि देयर एग्जिस्ट सम AI, कोई ना कोई एक AI, मतलब कोई ना कोई एक AI एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए वेक्टर। या फिर हम इस भाषा में बोले तो अगर हम V1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकें, दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकें, देन दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेक्टर V1 है वो बाकी V2, V3, Vn तक इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये V1 जो है वो इन पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट कब हुआ? जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। और लीनियर कॉम्बिनेशन में कब लिख पाए? जब A1 जो है एटलीस्ट एक AI है वो 0 नहीं होता है। अगर सारे के सारे AI 0 हो जाते, सारे के सारे AI 0 हो जाते, तो फिर हम इसमें से किसी भी VI को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स नहीं लिख पाते, है ना। क्योंकि सारे AI अगर 0 हो गए तो फिर हम इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना, V1 इक्वल्स टू, क्योंकि हम ये A जो है वो AI हम इसके नीचे नहीं ला सकते। तो इस यहाँ से आया है वो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाली ये जो इस इनमें रिप्रेजेंट करने वाली जो डेफिनेशन थी ना, कि अगर हम V1 को इसके लिए बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो वेक्टर डिपेंडेंट होगा। तो वो यहाँ से आया है, इसी से आया है, इन दोनों से, इसी डेफिनेशन से आया है ना। हो गया रिलेट? आई होप सो कि समझ आ गया होगा। तो ये होगी डेफिनेशन अप्रोच। अब तक हमने डेफिनेशन अप्रोच पढ़ ली कि डेफिनेशन अप्रोच से हम वेक्टर्स गिवन अगर हैं तो उन गिवन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कोई दूसरा वे जिससे हम वेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करके एंड उस मैट्रिक्स को एनालाइज करके बताएं कि वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। देखो कैसे, मान लो आपके पास 3 वेक्टर हैं, V1, V2 एंड V3। ठीक है, 3 वेक्टर हैं जो कि है 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन के 3 वेक्टर है आपके पास। ले लेते हैं कोई V1 मान लो, सपोज इट टू बी, चलो सबसे बेसिक V2 मान लो 0 1 0, V3 मान लो 0 0 1। ठीक है, अब क्या है ना, ये वेक्टर्स जो हैं इनको मैट्रिक्स, इन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना वेक्टर को, तो उसको जो रो लिखी होगी ना उसको कॉलम में रिप्रेजेंट करो। कहने का मतलब या तो पहले V1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट फॉर्म है ना, ये हमारे मैट्रिक्स फॉर्म है। तो V1 को या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो पहले, V2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो 0 1 0, एंड V3 इज इक्वल्स टू 0 0 1। एक तो ये तरीका हो गया कि पहले इनको ऐसे लिख के एंड देन इसकी कंबाइन मैट्रिक्स फॉर्म करो। तो एज इट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म कर लो। या फिर ऐसे कर लिख सकते हो कि ये जो वेक्टर है उसको कॉलम में ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ठीक है,
तो ये है वेक्टर से मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। देन ये रिप्रेजेंट करके एंड इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करो एंड रो इक्लॉन फॉर्म में लेकर के आओ। देखो ये तो हमने क्योंकि सिंपलेस्ट मैट्रिक्स ली थी, सिंपलेस्ट वेक्टर लिए थे, बेसिस वेक्टर लिए थे, तो ये ऑलरेडी ये रो इक्लॉन फॉर्म में है। बट अगर जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 7 8 9 ऐसे होता तो फिर आपको रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करना पड़ता। तो इस मैट्रिक्स को रो इक्लॉन फॉर्म में चेंज करो एंड चेंज करने के बाद इसकी रैंक देखो, क्योंकि रैंक क्या होती है, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स। मान लो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये मान लो मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ, ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स, सीधी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज नहीं बोलते होते, क्योंकि कई बार मिस्टेकनली हम ऐसे बोल देते हैं कि रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नहीं, इन इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कि उस मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में पहले चेंज करो। इक्लॉन फॉर्म ये होती है ना, यहाँ पे 0 0 लेकर के आओ, 4 डायमेंशन में है तो 4 में ऐसे 0 0, लाइक समझ रहे हो। मतलब कि उसको एक टाइप से बोल सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना। तो उसको इक्लॉन फॉर्म में लेकर के आओ एंड देन उसमें देखो कि उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं। कि लाइक कई बार यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हुई, 2, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके इसकी रैंक चेक करनी है। जितनी इसकी रैंक है ना, उतने उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। कहने का मतलब कि वो रैंक अगर कम हुई तो मतलब वो तीनों वेक्टर, लाइक देखो, अब देखो, अब हाँ चलो इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। अब रैंक पे डिपेंड कर गया, रैंक पे डिपेंड करेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब दो केस हो सकते हैं। रैंक क्या हो सकती है मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकती है, एक तो हो सकता है कि रैंक फुल आए, फुल रैंक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रैंक अगर फुल है तो इट इज ऑब्वियस कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो, जिससे हमने मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। ये जो वी आईज जो थे, V1 V2 V3 है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और अगर फुल रैंक नहीं आई, रैंक रिड्यूस्ड, तो जो वेक्टर्स होंगे डिपेंडेंट होंगे। पर एक चीज़ और ध्यान रखना, अब देखो डिपेंडेंट होंगे, बट इसमें तो 3 वेक्टर्स है ना, V1 V2 V3। अब रैंक रिड्यूस हो गई तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि V1 V2 V3 तीनों ही आपस में डिपेंडेंट है। कि लाइक वैसे तो ओवरऑल तो इसको डिपेंडेंट ही बोलेंगे, बट अगर 2 वेक्टर्स की बात हो तो, कि लाइक V1 की वजह से, मान लो V1 जो है हमारा वो 0 0 0 फॉर्म कर रहा है, लाइक उसकी वजह से मतलब V1 को हम V2 एंड V3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट V2 और V3 तो आपस में डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है। तो अगर अब ये भी हो सकता है कि V2 और V3 भी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये तीनों की तीनों ही आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। बट अगर सिर्फ V1 कैन बी रिप्रेजेंट इन as a linear combination of V2 and V3, but V2 and V3 have are not a scalar multiple of each other, then we know that only V1 is dependent on V2 and V3। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखो V1 V2 V3 अगर रैंक कम हुई ना, देखो रैंक 1 भी तो कम हो सकती है या फिर रैंक 2 भी कम हो सकती है, तो वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक रैंक कम हुई तो मतलब उनमें से 2 वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर 2 रैंक कम हुई तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीनों की तीनों ही वेक्टर क्या है, डिपेंडेंट है। समझे। अब ये तो हो गया इन जनरल चेक करना कि इन वेक्टर्स से मैट्रिक्स फॉर्म कर ली।
अब देखो, अब अगर हम एक और वेक्टर v4 ले लेते हैं, जो कि मान लो 1 1 1 ले लिया हमने, तो ये चारों क्या हो जाएंगे? ये ऑब्वियस है कि ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने डायमेंशन से ज़्यादा वेक्टर्स ले लिए हैं। जब भी हम डायमेंशन जो ले रहे हैं वेक्टर्स की, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ वेक्टर ले लेते हैं, कि लाइक नंबर ऑफ वेक्टर जो हम देख रहे हैं कि कितने हैं, वो नंबर ऑफ वेक्टर हम देख रहे हैं कि कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये अगर काउंटिंग में हमने उसकी डायमेंशन से ज़्यादा ले लिए तो ऑब्वियस है ना कि वो डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि डायमेंशन जो होती है वेक्टर की, उसके इक्वल ही तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। कि लाइक जैसे मान लो इस वेक्टर की डायमेंशन क्या है, 3 है, इन सभी वेक्टर की डायमेंशन क्या है, 3 है, तो 3 ही वेक्टर होंगे ना उस वेक्टर स्पेस के जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। तो इसलिए अगर 4 वेक्टर आ जाए तो ये ऑब्वियस है कि 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं, इसलिए वो 4 आ गए हैं, तो इसका मतलब एक कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो डिपेंड कर रहा होगा। तो ये तो ऑब्वियस केस है कि अगर 3 से ज़्यादा आएंगे तो वो फिर एक डिपेंडेंट होगा ही होगा, या फिर जो बच्चे हैं 3 के बाद जितने भी और एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, उतने नंबर ऑफ वेक्टर हमें पता है कि वो डिपेंडेंट है। बट व्हाट इफ 2 ही आए, कि लाइक हमने 3 डायमेंशन में वेक्टर लिए और हमने 2 ही लिए, या फिर मान लो कि हमने 4 डायमेंशन के वेक्टर लिए हैं बट हमने 3 ही वेक्टर लिए हैं। लाइक इसी में देख लो कि अगर v1 ये 0 और ऐड कर दिया हमने, ये 0 ऐड कर दिया हमने, एंड ये 0 और ऐड कर दिया हमने, एंड हमने ये 3 ही वेक्टर लिए हैं। कि लाइक v1 हमने 1 0 0 0, v2 हमने 1 0 1 0 0 एंड